अस्सलामु अलैकुम। मैथ्स ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट करनी होती है, चलें किसी दिन नहीं भी करेंगे, लेकिन बहरहाल करनी है चैनल सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आप सुनना चाह रहे हैं, आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। उसके लिए एक वो घंटी है, वो घंटी बजानी पड़ती है, उसे कहते हैं नोटिफिकेशन अंग्रेज़ी में या सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में। तो उससे आप तक फिर फ़ौरन वीलॉग आ जाता है। वीलॉग 107 गुलभूषण जादेव पे मैं बड़ा वाज़े तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन मैंने पढ़ के बताया। तो वो इस मौके की निस्बत एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ। सौदा, मोहम्मद रफ़ी सौदा का शेर है, जो बेखबर है वही यहाँ करे है ऐश। जो बेखबर है, मुश्किल बहुत है उनको जो रखते हैं आगाही। अब क्या करें, प्रॉब्लम हमें तो एक्सप्लेन ही करना है चीज़ों को बैठते। मुश्किल बहुत है उनको जो रखते हैं आगाही। अब क्या करें, आवाम को आगाही भी बतानी है, करनी भी है। उस वीलॉग के अंदर मैं सबसे पहले तो अपना बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत ही ईमानदार, ज़हीन, इंटेलेक्चुअल वज़ीर कानून है। अल्लाह ताला ने बहुत विज़डम दिया है उनको, बहुत ज़हानत के साथ। और आज नेशनल असम्बली पार्लियामेंट के इजलास में गुलभूषण जादेव वाले मामले में उन्होंने इतनी आसान तरीके से, बड़ी क्लैरिटी के साथ, और मैं जो बात कर रहा था, जो मेरी बात कही गई थी, जो मेरे वीलॉग में, आप 107 वीलॉग आप देख लें, उसको सामने रखते हुए उन्होंने वजाहत दे दी। फ़ैसला फिर पढ़ लें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फ़ैसला आप पढ़ लेंगे। आप लोगों की आसानी के लिए ज़रा 1 मिनट में फिर आज ज़रा दोहरा देता हूँ, ताकि आम आदमी को ये समझ आ जाए कि वो है क्या फ़ैसला। ये बेसिकली केस है 17 जुलाई 2019 की जजमेंट है। यादेव, ये जे से लिखते हैं, यादेव केस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। 44 सफ़ों की जजमेंट है। ये बड़ी क्लियर जजमेंट है। और मैं पैरा नंबर मैंने रेलेवेंट आपको उस दिन भी बताए थे, उस वीलॉग में भी मैंने बताए थे कि जो पैरा रेलेवेंट हैं वो 146 से लेकर 147 148 तक है। 148 का 146 पैरा का मैं लास्ट पढ़ देता हूँ। पाकिस्तान शैल टेक ऑल मेजर्स टू प्रोवाइड फॉर इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन इंक्लूडिंग इफ नेसेसरी बाय इनेक्टिंग अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है, तरीका कार उन्हें भी पता है कि यादेव को जो फ़ैसला हुआ वो फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है, उसको रिकन्सिडरेशन काउंसलर एक्सेस के हवाले से, और वो वाज़े तौर पर ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी कि क्यों देनी है। और वो अगर आप देख लें 148 में कहा है, द कोर्ट रिकॉल दैट इंडिकेटेड द प्रोविजनल मेजर directing Pakistan to take all measures and its disposal to ensure that Mr. Yadev is not executed pending the final decision in the present proceeding. The court considered that a continued stay of execution constitute an indispensable condition to the effective review and reconsideration for the conviction and sentence from Mr. Yadev. अब ये वाज़े तौर पर मिस्टर यादेव को सामने रखते हुए कि उनके जो पोजीशन है सारी, जो इन्हें राइट दिया है, इस राइट को सामने रखते हुए देखें हमारे पास, चूँकि आपको पता है अभी हालात चल रहे थे, असेंबली बैठ नहीं रही थी, तो इसके लिए कानून साजी करनी थी। कानून साजी करने के लिए टाइम ज़्यादा, इसलिए मैं लगा रहा हूँ, मैंने वो रेलेवेंट लैग ये मई 29 2020 को, जब असेंबली नहीं थी, सदर के पास इख्तियार है आर्टिकल 89 के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया। ऑर्डिनेंस का प्रीएम्बल टू प्रोवाइड फॉर द राइट ऑफ रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन एंड गिविंग इफेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बड़ा वाज़े तौर पर, और हाई कोर्ट पावर्स टू रिव्यू एंड रिकन्सिडर। अब ज़रा ये समझना किस लिए, वेयर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन रिलेशन टू अ फॉरेन नेशनल पास एंड ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट अंडर आर्टिकल 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन ऑफ काउंसिल रिलेशन 24 अप्रैल 1963 के लिए। इस चीज़ को सामने रखते हुए कोर्ट ने ये ऑर्डिनेंस जारी किया। और इस ऑर्डिनेंस का नाम आज समझने के लिए ज़रूरी है, जो लफ्ज़ मैंने लास्ट पढ़े थे,
दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020। ये पर्सन स्पेसिफिक का इशू नहीं है, बैन अवी तौर पर आपके ऊपर क्या सेंक्शंस लगती हैं, क्या पाबंदी, और फारूक नसीम साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर वो क्लियर किया है, वो बताया है कि क्या मसाइल हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को इंटरनेशनल दुनिया के साथ अगर रहना है, बैन अवी दुनिया के साथ रहना है, तो ये चीज़ें वैसे तो असूली तौर पर जुरिस्डिक्शन तो एक्सेप्ट नवाज शरीफ साहब के दौर में की गई। क्यों की गई उस वक्त एक्सेप्ट? तो आपने खुद यू आस्क फॉर इट, आपने वो जुरिस्डिक्शन खुद एक्सेप्ट की है, खुद मानी है, तो उसमें फिर आपको अमल दरामद करना है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। और उसमें है भी क्या, अब देखें ना वो लफ्ज़ क्या कहे हैं, क्या राइट क्या दिया है, सच फॉरेन नेशनल ईदर हिमसेल्फ और थ्रू इज अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदे के ज़रिए और थ्रू अ काउंसलर के ज़रिए, ऑफिसर और मिशन ऑफ दिस कंट्री में फाइल अ पटिशन बिफोर अ हाई कोर्ट फॉर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन इन टर्म ऑफ सेक्शन 3 जो मैंने आपके सामने पढ़ दिया, with regard to an order of conviction or sentence of a military court operating under the Pakistan Army Act 1952। अब इस बात को डिस्पोजल सेक्शन 3 में है, वो भी समझ लें, ऐसे नहीं खुला इख्तियार दे दिया, कोई खुला इख्तियार नहीं है। डिस्पोजल ऑफ पटिशन फॉर रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन इन डिसाइडिंग अ पटिशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 2 द कोर्ट शैल एग्जामिन, लफ्ज़ सुनिएगा क्या लिखा है, वेदर एनी प्रेजुडिस हैज बीन कॉज्ड टू अ फॉरेन नेशनल। वो देख तो लें, पहले पढ़ तो लें, इतने पार्लियामेंटेरियन दुख हुआ सारे, इसलिए पाबंदी होनी चाहिए इनके ऊपर। जब इनके ऊपर पाबंदी होगी तो आसानी होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज राइट ऑफ अ डिफेंस, राइट टू एविडेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल ड्यू टू डिनाइल ऑफ काउंसलर एक्सेस अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन ऑफ 24 अप्रैल 1963। अब ज़रा यही समझिएगा, ये कैप लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है ये खुली आज़ादी दे दी है हमने। हम स्टेट्समैन क्यों नहीं बन पाते? देखिए एक स्टेट की जिम्मेदारी है, वो स्टेट ने ये काम सारे करने हैं, इसमें आम आदमी का कोई कंसर्न नहीं है। नोबडी, यानी ना इमरान खान का, ना सदर अलवी का, ना वजीर कानून का, दे कांट प्ले एनी रोल इन इट। द जजमेंट बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ टू बी, इन पे बड़ा इंटेलिजेंटली ड्राफ्ट किया ऑर्डिनेंस। इस ऑर्डिनेंस में हक भी दे दिया और नहीं भी दिया, मैं आपको पहले बता दूँ, आपको ये देखना है। इसलिए सेक्शन 3 बड़ा डिस्पोजल करते हैं, क्या कोर्ट ने देखना है। अगर वो सारी चीज़ों को काउंसलर रिलेशन को सामने एक्सेस 3 दफ़ा दे दिया, अब वो कोई नहीं आना चाहते तो उनकी मर्जी है, उनके पास केस नहीं है ना जी। यादेव कह रहा है कि मुझे माफ़ी दे दें, मुझे माफ़ कर दें, रहम की अपील फाइल दाखिल की हुई है। दूसरी चीज़ जो आपके सामने रखनी है, नेपरा का रोल जो है, नेपरा एक रेगुलेटर है, इंडिपेंडेंट, टैरिफ डिटर्मिनेशन में फ़ायदे जितने दिए हैं हर एक को पता है कि इलेक्ट्रिक को शोकास जारी कर दिया है। अलामिया के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद मज़ीद कार्रवाई का फ़ैसला किया। इस सिलसिले में ज़ाहिर तौर पर नेपरा के इलेक्ट्रिक को जवाब तलब किया है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर अथॉरिटी कहते हैं, शहर कायद में बिजली के फराहम करने वाली ज़िम्मेदार कंपनी के लोड शेडिंग और अवामी शिकायत का सख्त नोटिस लेते हुए अवामी समाअत की थी नेपरा ने, और बाकायदा 21 जुलाई को प्रेस रिलीज भी जारी की। समाअत के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी जिसने इलेक्ट्रा हेड ऑफिस का दौरा और पैदावारी सलाहियत का जायज़ा लिया। कराची में ओवर बिलिंग की बढ़ती हुई शिकायत गवर्नर हाउस की जाने से चेयर नेपरा खतवी अरसाल किया गया। शिकायत मसूल हुई हैं और आम आदमी की बिजली का बिल एक डौने ख्वाब की तरह हो गया। ख़त में लिखा है कि इलेक्ट्रिक लोगों को रिलीफ देने की बजाय लोगों से अदायगी का मुतालबा करती है। घरेलू सार्फिन और सनती सार्फिन के लिए क्या क्या मसाइल हैं वो आप समझ सकते हैं। मैं बड़े अरसे से लड़ाई लड़ रहा हूँ, यानी देखिए यहाँ पहले हुआ क्या, बात को समझिएगा। वापडा था, वाटर एंड पावर डिवीज़न, ये सारा पावर और वाटर डैम्स और जो आप फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करते थे, बड़ी महंगी पड़ती थी फर्नेस ऑयल से। फिर हमने जैसे ही हबको लगाया, हर एक को पता है क्या क्या नवाज शरीफ साहब या बाकी लोगों ने फ़ायदे उठाए टैरिफ बढ़ाने से। फिर हम गैस पे चले गए, अब हम LNG पे आ गए हैं। कुछ कोल के प्रोजेक्ट के हवाले से भी चीज़ें सारी लिखी हैं। 12 से 24 घंटे जो है ना ये बिजली मुअत्तल हो रही है और बुनियादी तौर पर लाइसेंस की खिलाफ वर्जी की है। बिन कासर पावर प्लांट के साथ 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल ज़ख़ीरे का इंतज़ाम नहीं किया गया। वो
तो ज़ख़ीरा होगा तो आप चला सकेंगे, वरना आपके लिए बड़ा मुश्किल है इस सारे मामले को चलाना। आपके लिए प्रॉब्लम्स कितनी हैं आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए बुनियादी तौर पर देखिए 650 मेगावाट तो नेशनल ग्रिड से जाती है और बास्केट प्राइस पे जाती है, ठीक है जी। वादा किया था केप इलेक्ट्रिक ने कि मेंटेनेंस 250 मेगावाट तक इजाफी बिजली पैदा की जा सकती है, और मेंटेनेंस के लिए टैरिफ में 25 अरब रुपये भी रखे थे। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि दिसंबर 19 तक 900 मेगावाट का पावर प्लांट मुकम्मल करने में भी नाकाम रही। हालांकि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के इस पावर प्लांट की 73 करोड़ लागत भी सार्फिन को मुंतकिल करने की, आप अंदाज़ा लगा लें कि वो जो कीमत है, लागत है, वो भी सार्फिन तक मुंतकिल हो गई है। अब हाल ये है कि नेपरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आम बंदे के मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। नेपरा अगर चाहे अब अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे तो बहुत कुछ कर सकता है। अभी तक ये नहीं निकाला कि जो नेशनल बास्केट से प्राइस जा रही है आगे महंगी बेची जा रही है, तो वो पैसा क्या वफाकी हुकूमत को जा रहा है या के इलेक्ट्रिक की जेब में आ रहा है। और के इलेक्ट्रिक के अंदर प्राइवेटाइज़ करने के बाद हमने गवर्नमेंट के अपने शेयर मौजूद हैं, लेकिन गवर्नमेंट का रोल कोई नज़र नहीं आता है। वो इंडिपेंडेंट के इलेक्ट्रिक अपने तरीके से मामला को लेकर चलता है। और क्या क्या है, बिजली की तारें चोरी होने का आम सी बात रही कि कॉपर की तारें जब शुरू में थी वो उठा ली और बेच दी गई। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी। ज़रूरत इस अमर की है कि के इलेक्ट्रिक के मामले में सख्त एक्शन कब लेना और किस तरह लेना है। शोकस का नोटिस दे दिया, ये शोकस नोटिस तरह बड़े आते रहते हैं, जवाब आएगा, हाई कोर्ट में चला जाएगा, स्टे हो जाएगा, मामला फिर ठहर जाएगा, खामोशी हो जाएगी। और आवाम की चीखें सुनने में शायद हमारे सियासतदानों को खुशी होती है। वो एक रवायती सियासत की बात है ना कि वो परेशान होंगे तो पहुँचेंगे, और हमारी कौम का हाल वो उसी तरह से ही है। एक बादशाह सलामत ने बड़े जुल्म किए कौम के ऊपर, और वो इतने जुल्म किए कौम ना बोले, कौम कुछ नहीं बोलती थी। और उसने वज़ीर आज़म से बात की भी क्या वजह है, इतना जुल्म कर रहा हूँ, ये बोलती क्यों नहीं है कौम। उन्होंने कहा बादशाह सलामत अभी मसला हल कर देते हैं। उन्होंने शहर के दाखिली रास्ते के ऊपर बंदे बिठा दिए जो जूते मारेंगे, जो शहरी हर कोई आएगा यहाँ पर, वो जूते मारना शुरू हो गए। शहरी भी रोज़ाना आए, जूते खाएं आराम से और चले जाएं। बादशाह ने कुछ दिनों बाद वज़ीर से पूछा भी ये तो शोर ही कोई नहीं पड़ रहा। उसने कहा बादशाह मैंने ऐसा इंतज़ाम किया है, मैं लेकर चलता हूँ आपको। वो लोगों की शिकायत देखिए आपको कितनी करती हैं। बादशाह सलामत पहुँच गए जगह के ऊपर, तो लोगों ने जो शिकायत की वो हैरानकुन थी बादशाह के ऊपर कि जनाब वो टाइम बड़ा लगता है जूते खाने में, लाइनें बढ़ा दें या बंदे ज़्यादा कर दें। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मैंने असल कौम, सियासतदान और हम सियासी जमातों को हम अपनी एक सियासी जमात का जो एजेंडा लेकर उसी को कहते हैं सब ठीक है। हम इसमें नहीं आते कि लोगों के लिए मसाइल क्या हैं, लोगों के लिए परेशानी क्या है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।